डिटेल ट्रैक नहीं करेंगे कि कस्टमर के कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कितनी ऑब्लिगेशन उसकी जा रही है, ठीक है। तो किसी भी हम बैंकिंग तो क्रेडिट जो है सिर्फ ITR वगैरह बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं लेगा। वी नीड ओनली 4 डॉक्यूमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। KYC ऑफ द कस्टमर, डिग्री, रजिस्ट्रेशन, COP, दैट मतलब एजुकेशनल जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। सर ये 5 कैटेगरीज में से ना CA हो या डॉक्टर CS है, इसमें नो इनकम वाले प्रोग्राम मैच नहीं, नो इनकम एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, उसके बाद कौन सा कस्टमर हम इसमें कैटर करेंगे वो आपको अलग से बताऊँ, ठीक है। हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली कौन सा हम कस्टमर कहाँ फिट इन कर सकते हैं आई एक्सप्लेन, ठीक है। KYC, उसके एजुकेशनल हमारे क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ओनरशिप स्टेटस हमारे को चाहिए उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट, और उसके बाद लास्ट चीज थी बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बेसिस पे हमारा सिस्टम एलिजिबिलिटी थ्रो करता है, ठीक है। उसका ये पर्सनल लोन के लिए, ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लोन के लिए ना ये पर्टिकुलरली, तो ये अनसिक्योर्ड फंडिंग है, लोन मिलेगा इसमें कस्टमर। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें हमारा अमाउंट निकलता है 5 से लेके 25 लाख तक। फॉर CA को जो हम फंडिंग करते हैं दैट इज 5 to 25 lakhs, और डॉक्टर्स में जो हम फंडिंग करते हैं 5 से लेके 30 लाख रुपए तक। अब ये अमाउंट कैसे किसके बेसिस पे निकलेगा, उसका विंटेज क्या है, उसका सिविल स्कोर क्या है, उसका एक्सपीरियंस कितना, उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, उसका ओनरशिप स्टेटस क्या है, ऑफिस ओन्ड है या नहीं है, घर ओन्ड है या नहीं है, किस हिसाब से वो काम कर रहा है, उस हिसाब से हमारा इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के बीच में एक अप्रूवल अमाउंट निकलेगा सिस्टम से, जो हम उसको फंड कर देंगे। इसमें हम कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे कि उसकी इनकम है, वेदर इज एलिजिबल, अगर आप सैलरी होगा इनकम के डॉक्यूमेंट ही लोगे, वेरिफिकेशन करने तो जाओगे ना, वेयर इज सेटअप। हाँ जी मैम, वो तो करेंगे, सेटअप तो देखोगे नहीं देखोगे, सेटअप देखेंगे मैम, इसमें लिखा है ना सेटअप, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स नहीं, मतलब इनकम डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे। हाँ मैं वही कह रही हूँ, जैसे अब एक लेट्स सपोज एक कस्टमर CA भी है जी मैम, और उसने जॉब कर रहा है वो, आप कह रहे हो कि हम बिना इनकम प्रूफ के उसको लोन दे देंगे। मैं हाँ जी नहीं मैम, मैं उस पे आया ही नहीं हूँ, मैं भी एक बार प्रोग्राम बता रहा हूँ। हाँ। अगर आप CA की बात करते हैं, COP मैंने लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मेरे को मैंडेटरी है। हाँ। मैं सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड को दूंगा ये प्रोग्राम। हाँ। मैं सैलरीड आदमी को उसकी डिग्री के बेसिस पे पैसे नहीं दे सकता, उसकी सैलरी 50,000 है या उसकी सैलरी 5 लाख है, मुझे नहीं पता। इट इज फॉर द डॉक्यूमेंट मैंने लिख दिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये इसमें इसका मतलब क्या होता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होगा, ठीक है। डॉक्टर की कैटेगरी में जब मैं आऊंगा तो सैलरी डॉक्टर को भी मैं इस प्रोग्राम में फंडिंग दे सकता हूँ, ठीक है। CA और डॉक्टर में ये डिफरेंशिएशन होगा कि हम सैलरीड CA को इस प्रोग्राम में नहीं करेंगे, पर सैलरीड डॉक्टर को जो है हम इस प्रोग्राम में कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर के जो सैलरी डॉक्टर होता है उसके पास भी उसकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन होती है, पर CA में ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। ये नो इनकम प्रोग्राम सिर्फ इन 2 प्रोफेशंस के लिए है, इसमें से डॉक्टर और CA, ना CS ना आर्किटेक्ट ना कंसल्टिंग इंजीनियर, कोई भी नो इनकम प्रोग्राम के हम लोग नहीं करेंगे। डॉक्टर में जो मिनिमम विंटेज मुझे चाहिए दैट इज 5 years। CA में मिनिमम विंटेज जो मुझे चाहिए दैट इज 3 years, ठीक है। डॉक्टर सभी डॉक्टर्स में मुझे 5 साल चाहिए, इसमें अब जो मैं थिएटर करूंगा दैट इज MBBS, MD, MS। ये जो फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं ये उनके लिए है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है डेंटिस्ट की, BDS कस्टमर, उनकी क्वालिफिकेशन होती है BDS, जो डेंटिस्ट बोलते हैं। उसमें जो विंटेज चाहिए इज ऑफ 8 years मिनिमम, 8 साल का एक्सपीरियंस। और ये विंटेज हम कहाँ से उठाएंगे, उसके सेटअप और किसी डॉक्यूमेंट से नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन से उठाएंगे। मान लो आज डॉक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड है, पर उसने वो काम 3 साल पहले ही स्टार्ट किया है, उससे 5 साल पहले वो डेंटिस्ट एक जॉब कर रहा था, या 5 साल पुराना क्लिनिक है और 3 साल पहले से वो जॉब कर रहा था, तो उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा 8 साल पहले, तो वो मेरा कस्टमर है,
जैसे हम बिजनेस लोन में करते हैं या सैलरीड में कि करंट विंटेज क्या है उसकी वो काउंट करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन से काउंट नहीं करते। मैं एमबीए करके 2 साल के गैप के बाद लगा, वो मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता ना, सैलरीड में भी नहीं होता और बिजनेस में भी नहीं होता, मैं फर्म के एक्सपीरियंस से उठाता हूँ। इसमें मैं उसकी डिग्री से, उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से, जिस दिन से उसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया टू प्रैक्टिस, उसने की या नहीं की, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं विंटेज उठा लेता हूँ। ठीक है, तो 8 इयर्स का मुझे डेंटिस्ट में चाहिए, सीए में 3 साल का चाहिए और डॉक्टर में 5 साल का चाहिए, एमबीबीएस डॉक्टर्स में। ठीक है, इसके बाद एक कैटेगरी आती है, इसमें बैंस और बीएचएमएस वाली डॉक्टर्स नहीं होती है। ये आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, किसी को मतलब ये पता है ये डॉक्टर्स दो कौन से होते हैं। इस कैटेगरी को भी मैं डिग्री में फंड करता हूँ विद विंटेज ऑफ 5 इयर्स। विंटेज ऑफ 5 इयर्स कैसे निकालेंगे हम लोग उसकी डिग्री से? मैं उसके रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट से, जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया किसी भी काउंसिल में, उस दिन से उसका हम विंटेज निकालते हैं। सीए सीएस का तो मुझे पता है कि उन्हें सीओपी लेनी पड़ती है प्रैक्टिस करने वाली, बट डॉक्टर को कौन से डॉक्टर? मैम डॉक्टर्स की काउंसिल होती है, जैसे दिल्ली में दिल्ली डेंटल काउंसिल है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल है, एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉलेज के बाद आप जैसे आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी मतलब टू प्रोसेस, मतलब टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, आपको चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आपको सैलरी बनना है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ही हैज नो अथॉरिटी टू फॉर प्रैक्टिस, तो आप उस पर केस कर सकते हैं, तो उस पर केस हो जाते हैं। मतलब जो हमारे पास हमने न्यूज़ में पहले कई बार केसेस भी सुने हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं थी या क्वालिफिकेशन 2 एग्जाम रह गए उसके बाद ही वो प्रैक्टिस करने लग गया, तो वो इनवैलिड प्रैक्टिस है, लीगली दैट्स नॉट अलाउड। तो उसके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हम लोग जो है वो उठाएंगे, फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उठाएंगे, जो उस दिन उसकी पहली रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो एक तो मैंने बोला था कि हम पांचवी चीज जो देखते हैं दैट इज ओनरशिप स्टेटस। एमबीबीएस डॉक्टर्स में मेरे लिए ओनरशिप मैंडेटरी नहीं है, ओनरशिप एमबीबीएस में मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर होगा तो इसका 5 लाख का किकर मिल जाता है कई बार। ठीक है, बाकी सब के इसमें उसके बाद आता है सीए। सीए में मेरे लिए ओनरशिप मैंडेटरी है, बीडीएस में मेरे लिए ओनरशिप मैंडेटरी है, और बैंक और बीएचएमएस कस्टमर्स में मेरे लिए क्लिनिक की जो ओनरशिप है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसमें क्लिनिक की ओनरशिप मैंडेटरी होते ही इससे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाती है कि बैंक और बीएचएमएस कस्टमर्स को सिर्फ जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वही हम करेंगे, प्रैक्टिस जो सैलरीड होंगे वो हम डिग्री में प्रोसेस नहीं कर सकते, उसको हम सैलरी के फॉयर पे प्रोसेस करेंगे। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा सेम है सीए, जैसे सीए सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे वैसे ही बैंक और बीएचएमएस भी हम सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, और उसका जो क्लिनिक है वो ओन होना चाहिए। इसमें कोई अभी तक कोई कंफ्यूजन किसी को? इसके बाद हम जो सेकंड हमारी जो कैटेगरी स्टार्ट होती है दैट इज इनकम प्रोग्राम्स। ठीक है, इनकम में सबसे पहला प्रोग्राम जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस रिसीट्स इनटू 2 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन गिव्स मी द मैक्सिमम लोन अमाउंट। ठीक है, फाइनेंशियल आप सब लोगों ने देखे हुए, जैसे टर्नओवर होता है बिजनेस का, वैसे ही डॉक्टर्स और सीए प्रोफेशनल सेगमेंट में कोई भी होगा, इसमें से कोई भी आर्किटेक्ट है, कंसल्टिंग इंजीनियर, सीए, सीएस और जो भी, उसकी जो उस हेड में दिखता होगा ग्रॉस रिसीट्स, बिकॉज ये टर्नओवर नहीं करते, ये अपनी सर्विसेज देते हैं और उसके पैसे चार्ज करते हैं, तो ग्रॉस रिसीट्स होता है। जीआर स्टैंड फॉर ग्रॉस रिसीट्स। पहला फॉर्मूला जो मेरा है दैट इज ग्रॉस रिसीट्स इनटू 2 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन। अब एक कोई डॉक्टर है, मान लो 10 लाख, हम जब कितने डॉक्टर जब भी डॉक्टर्स पे विजिट करते हैं या कभी आपके घर में किसी ने पापा ने कोई भी आईटीआर फाइल कराता है किसी को, तो हम कैश में ट्रांसफर करते हैं, हम बैंक अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, डॉक्टर्स के पास तो हम यूजुअली जब भी जाते हैं तो कैश ही देते हैं। अभी आफ्टर कोविड ऐसा हो गया कि हम पेटीएम कर देते हैं, यूपीआई का थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड आ गया है, बट बिफोर दैट इट वाज कि हम कैश जाते थे, 200 रुपए की पर्ची ली या 500 की पर्ची ली और करवा लिया था। तो जब कैश होता है तो सारा कैश वो वाइट में नहीं दिखाता डॉक्टर, वो मैनिपुलेट करता है अपने फाइनेंशियल, सो वी अज्यूम कि वो जितना दिखाता है उससे डबल कमाता होगा। तो सपोज कस्टमर अगर अपने 10 लाख की ग्रॉस रिसीट्स दिखा रहा है तो हम अज्यूम करते हैं कि वो 20 लाख की ग्रॉस रिसीट्स करता होगा पूरे साल में,
उसी को उसको हमने पहले ही डबल कर दिया, ठीक है। तो 10 इंटू 2 20 लाख, उसकी मानते हैं हमारी ऑब्लिगेशन, एनुअल ऑब्लिगेशन जो है 1 लाख रुपए महीने की वो किसने दे रहा था, ठीक है। तो एनुअल ऑब्लिगेशन कितनी होगी 12 लाख रुपए, तो 20 माइनस 12 हमारा निकलता है 8 लाख। इस ऐसे कस्टमर को हम 8 लाख रुपए के लिए इवेल्युएट करेंगे कि हम दे सकते हैं। 8 लाख इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट, मुझे देना कितना है 5 7 8 देना है, ये एक रफ कैलकुलेशन है, ये अमाउंट वेरी करता रहेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम किस किस को प्रोसेस करते हैं, डॉक्टर्स की कैटेगरी में MBBS, MD, MS और BAMS, BHMS, ये कैटेगरी, और CA और FCA इनका 5 CA जो है ऑटोमेटिकली 5 साल बाद FCA हो जाता है, ठीक है। तो वो सेम ही प्रोफेशन है। CA FCA को हम इस फॉर्मूला के अंदर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला ये हुआ ग्रॉस रिसीट्स के बेसिस पे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है प्रॉफिट के बेसिस पे। उसमें हम कैसे काम करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस 50% ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू 4 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन गिव्स मी द मैक्सिमम लोन अमाउंट। अब ये फॉर्मूला किस कैटेगरी के लिए है, दिस फॉर्मूला इज फॉर BDS, डेंटिस्ट कभी अगर आप ट्रीटमेंट कराने गए हो अपना, या कभी घर में किसी बड़े बंदे का कराने गए हो, या जैसे मतलब बूढ़े लोगों को डेंचर वगैरह लगती हैं या हम ब्रेसेस लगवाते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल लगता है। एक फिजिशियन जिस जब मैं गया मेरे पेट में दर्द है तो उसके कोई रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, वो सिर्फ उसका एक पेपर लगेगा, पेन पे लिख के दे देगा। तो मैंने जो 500 रुपए दिए उसकी इनकम है। पर अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा वो मेरे से 5000 रुपए लेगा, मेरे ब्रेसेस बना के देगा, तो उसकी कॉस्टिंग है। वो ब्रेसेस अपने हाथ से तो बनाएगा नहीं, उसके लिए भी उसने आउटसोर्स किया होगा। मेरे से 5000 रुपए लेगा तो 3000 रुपए कहीं पे खर्च भी करेगा, तो उसकी जो इनकम है दैट इज प्रॉफिट। उसमें उसकी रिसीट्स नहीं है, वो बिजनेस मॉडल है, काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए मैं उसमें प्रॉफिट पे काम करता हूँ। जो मेरे एक्सपेंसेस के बाद बचा मेरे पास, टोटल टर्नओवर माइनस मेरा एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस 50% ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 4 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन गिव्स मी द मैक्सिमम लोन अमाउंट, ठीक है। जैसे हमने 10 लाख की उसमें रिसीट्स मानी थी, इसमें मानते हैं कि हमारे पास 10 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, या 10 में से हमारे पूरे एक्सपेंसेस के बाद 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बच रहा है, ठीक है। और हमारे पास 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था या 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन था, 50% उसका मान लिया, तो 5 प्लस 1, क्योंकि 2 लाख का डेप्रिसिएशन था, 6 हो गया, 6 होगा 24 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन 1 लाख रुपए मानते हैं 12 लाख रुपए, तो 12 में से 24 में 12 करें, 12 बचे, 12 लाख रुपए के लिए हम उस केस को वैल्यूएट करेंगे, सेटअप देखेंगे, पीटी करेंगे और सोचेंगे कितना देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी मल्टीप्लायर को हम GR इंटू 1 कर देते हैं। वो किस सेगमेंट के लिए होता है, दैट इज फॉर CS, आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर, क्योंकि ये ऐसे प्रोफेशन है इनमें कोई 2 नंबर का मतलब जो ब्लैक मतलब ऐसा ब्लैक की कोई इनकम नहीं होती। CS का पूरा काम ही लीगल से रिलेटेड होता है, तो वो लीगली नहीं खेल सकता, ठीक है। उसमें इनकम उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो फ्लक्चुएट करे, ठीक है। और सेम इज विद आर्किटेक्ट्स के अगर प्रोजेक्ट्स बड़े होंगे तो उनकी वो वाइट में इनकम आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो वाइट में ट्रांजेक्शन ना हो रही हो, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हो जाए ये। और कंसल्टिंग इंजीनियर इज सेम कि उसका जो प्रोफेशन है उसमें कोई भी कैश का कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होता। मैं कभी किसी कंसल्टिंग इंजीनियर को हायर नहीं करूंगा अगर मैं, ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है। मेरा आर्किटेक्ट से कभी काम पड़ सकता है लाइफ में, पर पड़ेगा तो वो मेरे से 2-3 लाख रुपए चार्ज करेगा, मैं उसको कैश नहीं दूंगा, मतलब कैश नहीं दूंगा, मैं अकाउंट ट्रांसफर ही करूंगा, वो चाहे बिजनेसमैन हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 70-80%, हम 100% सिनेरियो नहीं मानते, पर 70-80% इनका काम जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ही होता है। इसीलिए ग्रॉस रिसीव्स इनटू 1, जितनी इनकम दिख रही होगी वही इनकम मानेंगे। बस इसके बाद एक कैटेगरी है आप में से जो बिजनेस को हम करते हैं, उसमें हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स बच जाते हैं इसके बाद, जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को कैसे करेंगे, हॉस्पिटल को जो प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप हॉस्पिटल है उसको हम लोग इस फॉर्मूला पे वर्किंग करते हैं। जो BDS वाला मेरा कैश प्रॉफिट का बिजनेस है, क्योंकि वो भी उसमें एक्सपेंस इन्वॉल्व है, मेरे पेशेंट्स आए नहीं आए, मेरा बेड का जो पर बेड जो एक्सपेंस है वो होगा, मेरा नर्सिंग स्टाफ है, मेरा पंखा चलेगा, लाइटें जलेंगी, मेरे पास पेशेंट आएगा नहीं आएगा, इनफैक्ट मेरा खर्चा तो होना ही होना है। तो वो बिजनेस है, इसीलिए हम उसको प्रॉफिट पे करते हैं, ग्रॉस चीज पे नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक कैटेगरी आती है ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स, जहाँ पे हम लोग टेस्ट कराने जाते हैं,
जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब है। अब लाल पैथ लैब मेरा कस्टमर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसे 2-3 बिजनेसमैन, 2 नॉर्मल 3-4 लोग, नॉर्मल लोग मिलके चला रहे हैं, उसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है उसकी शेयर होल्डिंग में। जिस डायग्नोस्टिक सेंटर में कोई भी शेयर होल्डर, लाल बात में तो ब्रांचेस भी चलती है ना, हाँ जी, फ्रेंचाइजी भी है उनकी, हाँ। पर पैथलैब का मॉडल लाल पैथ में क्या है, जो उनके शेयर होल्डर्स है वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर्स नहीं है। कोई भी अगर एक शेयर होल्डर मेरे पास MBBS डॉक्टर है तो वो मेरा कस्टमर है, अदरवाइज तो वो मेरा कस्टमर, अदरवाइज वो मेरा कस्टमर नहीं है, ठीक है। उसको फिर मैं ग्रॉस रिसीट्स से फंडिंग करता हूँ, GR into 1.5 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन मैक्सिमम। ये मतलब आपके लिए मेजर जो पॉइंट कंसर्निंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, अगर होगा कभी कोई फाइल डिस्कस होती है, तो दैट इज की शेयर होल्डर MBBS है या नहीं, तब हम उसको मार्केट से अच्छा रेट और अच्छा अमाउंट हम फंड कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। आपको सिर्फ ये चेक करना है जरूरी नहीं है कि जो बड़ा हॉस्पिटल होगा उसको चलाने वाले डॉक्टर हैं, हाँ। डॉक्टर ही हो। अगर डॉक्टर है तो मेरा कस्टमर होगा। मतलब जैसे मैक्स हो गया है, उनमें जो शेयर होल्डर्स होंगे वो डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो कोई ट्रस्ट चला रहा है, मैक्स को नहीं करेंगे हम फंडिंग, हाँ मैक्स को नहीं करते, नहीं करेंगे। मतलब मुझे शेयर होल्डिंग देखनी पड़ेगी। आप सिंपल ये बोल रहे हो कि अगर किसी मतलब हॉस्पिटल वाली प्रॉपर्टी में भी डॉक्टर में इन्वॉल्व नहीं है तो हम नहीं करेंगे। नहीं, ये प्रोफाइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैम, ये 4 प्रोफाइल मैंडेटरी है, ये डिग्री फाइल में लगेगी तो मैं कर सकता हूँ। बड़ा क्लिनिक है जैसे कैलाश नर्सिंग होम है, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नर्सिंग होम, अगर उसको चलाने वाले मेन प्रमोटर डायरेक्टर जो है वो अगर डॉक्टर नहीं है तो वो मेरा कस्टमर। आप और मैं, हमारे को पैसा है, हमने हॉस्पिटल चला दिया और मैंने नीचे अपने डॉक्टर सभी उनको चलाओ, मैंने सिर्फ पैसा लगाओ, तो मेरा वो चलता बट हॉस्पिटल ही गए बैठ गया। मैं उस डॉक्टर को फंड नहीं करूँगा ना, उस क्लिनिक को फंड नहीं करूँगा। अगर शेयर होल्डर होता है डॉक्टर का तो इसमें तो पैड वाला लगाएंगे। नहीं, तो ग्रॉस रिसीट्स वाला लगाएंगे, कोई मेरा कस्टमर है वो, अच्छा, अगर डॉक्टर नहीं है तो मेरा कस्टमर, आपके पास पैसा नहीं, वो बिजनेस लोन में होगा, केस होगा, वो बिजनेस लोन में होगा, वो मेरे पास में होगा। मतलब मैं डेडिकेटली इस पर्टिकुलर सेगमेंट को केटर करने के लिए हूँ, जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर एक रन कर रहा है उस कैटेगरी के लिए हम हैं, या जो CA है जो काम कर रहा है उसके लिए हम हैं। और अगर वो डॉक्टर ऑनर तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, मतलब वो केवल उसमें चला रहा कोई है, फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर डॉक्टर हूँ, मैं अगर 60 साल हो गए, हाँ। मेरा आगे मेरी जो आई है नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट डॉक्टर्स, हाँ। मेरी ओनरशिप है आज की डेट में, मैं हाँ। चला रहा हूँ तो मैं करूंगा, ऐसे केसेस हम करते हैं। ओके। मतलब वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी असिस्ट नहीं करता होगा, हो सकता है छोड़ भी दिया हो, ठीक है, पर मतलब यथार्थ हॉस्पिटल इज काइंड ऑफ एग्जांपल कि उसमें जो ओनर है वो डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस रन करते हैं, उनके जो 3-4 सेटअप है, पर वो डॉक्टर है, उनकी फाइल हम लोग हमारे पास आती है तो हम करते हैं, ऐसे प्रोफाइल्स हम करते हैं। या आपने फोकस इमेजिंग अगर नाम सुना होगा, इधर रिनाउंड ब्रांड नेम, अगर वो उसमें भी वो शेयर होल्डर है, डॉक्टर है, वो कुछ नहीं करता, वो डायग्नोसिस नहीं करता, कुछ नहीं करता है, बस वो MBBS है, उसने आगे सब बंदे रखे हैं, जब 10 करोड़ का टर्नओवर, वो सिर्फ अपना सेटअप रन कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ पॉइंट ये है कि शेयर होल्डर जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, MBBS होना चाहिए, जो मेरा कस्टमर, जो मेरा सिग्नेचर जो डील पे आएगा वो शेयर होल्डर होना चाहिए, वो होना चाहिए MBBS डॉक्टर। अब कल एक हॉस्पिटल पे गए हम, मैं और आदित्य दोनों गए थे, अंकल जी की एज 65 साल हो गई थी, वो डॉक्टर थे 1983 के, अब उनसे नहीं होता 65 साल वाले, बट वो डॉक्टर है, लाइव है और बोर्ड मेंबर है आज के दिन में। तो इसमें एज भी मैटर करेगी, एज यू आर सेइंग वो ही वाज 65, तो 65 को भी हम 65 एज ग्रुप भी है कुछ इसमें? जी मैम, वो भी मैं क्लैरिफाई करता हूँ। एज ग्रुप 55 तक मुझे कोई एप्लीकेंट नहीं चाहिए, किसी भी प्रोफेशनल कैटेगरी जब मैं फंड कर रहा हूँ, 55 अबव मुझे को एप्लीकेंट चाहिए। मैक्सिमम एज जहाँ तक मैं फंड करता हूँ, मेच्योरिटी एज इज 69 एज पर पॉलिसी, बाकी 69 और स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स में 29, सेल्फ एम्प्लॉयड 29 है, बट वो हम डेविएशन ले लेते हैं, वो एक का दो केस 25 भी चल जाएगी क्या? मैम 25 का चल, वो केस आप बता देना, हम देख लेंगे ना। नहीं, एक थोड़ा सा आइडिया दे दो ना, ताकि स्टाफ भी 27 तक चलेगी मैम, 25 और 29 में 4 साल का गैप है। 25 वाला बंदा स्टेबली सेल्फ एम्प्लॉयड तो होगा ही नहीं, हाँ, ठीक है, अगर कोई होगा भी तो सैलरीड होगा। हाँ। अगर कोई 25 की एज में मतलब CA क्लियर करके 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है तो उस प्रोफाइल के लिए हम फाइट मारेंगे। पर कोई 25 साल की एज में अगर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए की सैलरी ले रहा है तो वो मेरा कस्टमर नहीं है ना, आएगा ही नहीं मेरे पास। डॉक्टर 25 साल की उम्र में और CA 25 साल की उम्र में बनते नहीं है। 21-22 साल तक वो तो मेरे को ग्रेजुएशन ही कर रहा होता है, 22-23। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 साल में तो मैं डॉक्टर बनेगा, फिर वो आएगा 1 साल बाद एक्सपीरियंस होगा तो होगा ही। इसके बाद एक प्रोग्राम है जैसे ABC एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फॉर्म, सिस्टम के लिए से नहीं। ठीक
ठीक है, अगर आप कभी कॉलिंग करोगे मैम जैसे डेटा अरेंज करेंगे आपके लिए, तो सीए क्या बोलता है, कई बार बोलेगा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ पर मुझे इंडिविजुअल नाम पे पैसा चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है कि मेरे पास, लेकिन मेरे अपने में फाइनेंशियल नहीं बनाता, मुझे पैसा चाहिए। एक तो प्रोग्राम जो हमने सबसे पहले बोला कि हम नो इनकम प्रोग्राम पे कर देंगे, अगर वो कहता है कि नहीं मुझे और ज्यादा अमाउंट चाहिए, मेरी ज्यादा एलिजिबिलिटी बनती है, तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग के बेसिस पे कर देते हैं, उसकी वर्किंग हम उसी पे करते हैं, GR into 2 minus annual obligation gives me the maximum loan amount, बस इसकी कैलकुलेशन उसकी पार्टनरशिप शेयर होल्डिंग पे कर देंगे। सपोज ए बंदे ने बोला कि मुझे पैसे चाहिए इंडिविजुअल नाम पे और इसकी शेयर होल्डिंग है 10% की, ठीक है, और कंपनी की रिसीट्स जो है वो है 1 CR, ठीक है, 10% के हिसाब से इसकी शेयर होल्डिंग बनती है 10 लाख की, उसी के हिसाब से मैं पूरी कैलकुलेशन कर दूंगा। 10 into 2 माइनस एनुअल ऑब्लिगेशन ऑफ ए, जो इसके कार लोन होम लोन चल रहे होंगे वो एनुअल ऑब्लिगेशन माइनस 10% ऑफ दिस कंपनीज ऑब्लिगेशन। जब आपकी इनकम में 10% की पार्टनरशिप है तो आपकी ऑब्लिगेशन में भी 10% की पार्टनरशिप होगी, तो हम उसको माइनस कर देंगे, गिव मी द मैक्सिमम लोन अमाउंट। मैं इसको फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स लूंगा, बैंकिंग लूंगा, पर डील पे नहीं लूंगा, ना कंपनी को ना पार्टनर्स को, ए को इंडिविजुअल नाम पे पैसा दे दूंगा उसके सेविंग्स अकाउंट वेरिफिकेशन भी में। सर पार्टनर से नहीं होगी? पार्टनर से नहीं होगी मैम, फर्म के ऑफिस में होगी, जो इसका ऑफिस है, अगर वो इसी के ऑफिस में बैठ के कर रहा होगा ना हाँ। तो ऑफिस की वेरिफिकेशन होगी। शुरू में जो हमने एक प्रोग्राम बताया था नो इनकम, एक बार रेट की जो है कंसर्न जो आता है, नो इनकम प्रोग्राम में हम ऑपरेट करते हैं एट 14% प्लस 2%, ये हमारे पीएफ प्लस इंश्योरेंस है, ठीक है, इसमें कोई डेविएशन नहीं है, हम 14% पे ऑपरेट करते हैं। 13.99 भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कोई कस्टमर कहता है जी मेरे को 13.75 दे देने दो, अगर मैं नो इनकम पे करूंगा तो 14% पे करूंगा और 2% पे करूंगा। रिड्यूसिंग भी सर? हाँ मैं रिड्यूसिंग, और अगर इनकम वाली कैटेगरी होगी तो जिस रेट पे हम काम करेंगे दैट इज 12 to 14% प्लस 2%। 12 से 14 बेसिस ऑन द लोन अमाउंट, क्वालिफिकेशन और उसका विंटेज कितना है, केस कैसा है, उस सब के बेसिस पे डिपेंड करता है। और कोई डाउट आप लोगों की साइड से? अदरवाइज क्या होगा, ये जो किया ना वो भी चला जाएगा। अब बेटर है कि हम केस वाइज डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज डिस्कशन करने को तो और भी पीछे है पॉइंट वाइज, बट ऊपर चला जाएगा। हम अब जो खाएंगे ना केस